Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 23. Today we are going to talk about short financing. Short term financing, जैसे कि हमने previous lecture में बात की, there are basically two kinds of financing modes from which a multinational firm may finance its business. Number one is short term and number two is long term financing. तो हमारे पास basically दो तरीके हैं financing के. जब हम debt financing की बात करते हैं, long term financing and short term financing. In order of preference, when we write it down in the balance sheet, हम पहले शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को लिखते हैं और बाद में हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को लिखते हैं. आप ये हैरान हो रहे होंगे कि पहले हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्यों पढ़ी. स्टूडेंट्स, जैसा कि यू आर वेल अवेयर कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है वो मोर रेलिवेंट थी विद द प्रोजेक्ट्स, बिकॉज प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म. जब भी हम मल्टीनेशनल फर्म्स की बात करते हैं तो हमने इसलिए पहले लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात की, उसके बाद में हमने अब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की बात करें. तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इज बेसिकली मोर you can say the suitable option for the multinational corporation who are entering into the global business or into the international market for doing certain long term business. क्योंकि long term projects हैं, whenever a multinational enters into the global business, it enters for a long term perspective. उसने वहाँ पे अपने products और services की जो उसने मार्केट बनानी है, जो मार्केट शेयर ग्रैब करना है, या जो रेवेन्यूज वहाँ से जनरेट करने हैं, दे आर ऑलवेज एक्सटेंडेड ओवर अ लॉन्ग टर्म. तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को हमने पहले पढ़ा और बड़ी डिटेल से पढ़ा. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन है उसको हम कैसे हेज करेंगे व्हेनेवर वी वांटेड टू डू द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जैसे कि नाम से जाहिर है, दैट इज द फाइनेंसिंग फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड. लेट्स से फॉर द पीरियड ऑफ 1 to 3 years और लेस देन 1 year. सो दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि हमारी मैच्योरिटी मैचिंग या हेजिंग अप्रोच ये कहती है कि हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करें फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करें फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड टू फाइनेंस योर शॉर्ट टर्म एसेट्स और करंट एसेट्स स्लैश इन्वेस्टमेंट्स. और जो आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फॉर द प्रोजेक्ट्स. सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एंड short term assets, they are going to be financed by the short term financing. So what are the basically major objectives of studying this chapter and why we are interested to study about the short term financing जबकि हमारे लिए long term financing ज्यादा important है. उसकी different reasons हैं. देखें, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं करेगी while they are financing their business. They are going to finance their business a mix of either the short term financing or the long term financing. यहाँ से मैं आपको एक छोटा सा पैरा पढ़ के सुनाती हूँ which is the basically objective of this short term financing. If firm make short term financing decisions periodically, basically all firms they are going to make the short term financing decisions periodically. Beyond the trade financing discussed earlier, MNCs obtain short term financing to support other operations as well. Basically एक सबसे पहले हमारे पास होती है ट्रेड फाइनेंस. Whenever we talk about the trade finance, it refers to the short term financing. And what is the trade finance? Basically students, trade finance आपकी होती है, ये आपकी लाइबिलिटीज का सेक्शन है इन योर बैलेंस शीट. यहाँ पे आप जब करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं ना, सबसे पहले आप लिख देते हैं अकाउंट्स पेबल. ये जो आपके अकाउंट्स पेबल है बेसिकली दिस इज कॉल्ड योर ट्रेड फाइनेंस. व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड फाइनेंस? ट्रेड फाइनेंस से मतलब ये है कि यू हैव परचेज्ड सम ऑफ द गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम योर सप्लायर and you owe some of the money
टू योर सप्लायर, आपने अभी पैसे अपने सप्लायर को देने हैं, यू ओ मनी टू योर सप्लायर, दैट इज द अमाउंट विच इज कॉल्ड अकाउंट्स पेएबल। अब फॉर एग्जांपल आपको जो क्रेडिट टर्म्स सेट किए हैं, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू नो अबाउट द क्रेडिट टर्म्स जो आपने अपने सप्लायर के साथ सेट की हैं, दैट इज लेट्स से 210 नेट 30 n/30। ओके, व्हाट इज मेंट बाय 210 नेट बाय 30? 210 का मतलब ये है कि 2% डिस्काउंट विद इन 10 days, और नेट 30 का मतलब ये है कि यू हैव टू मेक फुल पेमेंट within 30 days. So 210 net 30 means that 2% discount if you pay within 10 days, and net 30 means that you have to complete your payment within 30 days. ये credit terms आपको offer करता है by these credit terms are basically going to be offered by the supplier. ये आपको supplier offer करता है, ये जो credit terms आप करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है फॉर फाइनेंसिंग योर बिजनेस ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि आपने उनको अभी पेमेंट नहीं की, लेट्स से यू आर नॉट अवेलिंग द डिस्काउंट एंड यू आर गोइंग टू पे अल्टीमेटली ऑन द 30th डे, आप 30th डे पे करेंगे। तो पूरा मंथ जो थे 1 से लेकर 30 डेज तक यू हैव एंजॉयड अ लोनिंग फैसिलिटी। इन अदर वर्ड्स, मतलब आपके सप्लायर ने आपको प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर कर दिया, बट यू हैवंट पेड हिम येट। दिस इज अ टाइप ऑफ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वेयर बाय आपके सप्लायर ने आपको आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो ऑफर कर दी, रेंडर कर दी, और एंड यू हैव यूज्ड देम, यू हैव अवेल्ड द प्रोडक्ट, बट यू हैवंट मेड द पेमेंट येट। आप 30 डेज के बाद अगर पेमेंट करने जा रहे हो तो इट मीन्स दैट यू आर टेकिंग दिस लोनिंग फैसिलिटी फॉर द 30 डेज। बात समझ आ रही है? मतलब उन्होंने आपको डायरेक्टली लोन तो नहीं दिया, ना ही कुछ के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस थी, लेकिन चूंकि आपने 30 दिनों के बाद पे किया तो वी कैन कंसिडर इट एज अ लोनिंग फैसिलिटी। This mode of financing your business is called trade finance, and it is also termed as the spontaneous financing. Spontaneous financing का मतलब यह है कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट ली साथ ही उसकी फाइनेंसिंग हो गई। फाइनेंसिंग हो जाने से मतलब यह है कि सप्लायर ने आपको लिमिट दे दी कि यू मे एक्सटेंड मी द लोन, यू मे गिव मी द पेमेंट बैक within 30 days. So this is called the accounts payable, or this is called the trade finance, or this is called the spontaneous finance. तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि what is the difference between accounts payable, trade finance and spontaneous financing, तो these three terminologies are used interchangeably, and this is one and the same thing. तो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जब आपने यहाँ पे कोई चीज रेस किया अपनी इन्वेस्टमेंट की साइड पे, एसेट की साइड पे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो अकाउंट्स पेबल हैं वो जनरेट होने शुरू हो गए। लाइक आपकी जो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग ने ऑटोमेटिकली उसको सपोर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड फाइनेंस, स्पॉन्टेनियस फाइनेंस और अकाउंट्स पेबल, जो हम सारी टर्मिनोलॉजीज को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। दे हैव द सेम मीनिंग। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का जो सबसे बेहतरीन मोड है दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग और द ट्रेड फाइनेंसिंग। और ये जो मैंने आपको क्रेडिट टर्म्स बताई हैं 210 और नेट 30, वेदर वी शुड अवेल दिस डिस्काउंट और नॉट, इट इज अगेन ऑन द मैनेजरियल्स ओन परसेप्शन दैट हाउ द मैनेजर टेक्स दिस 2%। क्या वो उसको 2% समझता है, या वो उस 2% का इफेक्टिव एनुअल रेट कैलकुलेट करना चाहता है, या इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता है कि अगर ये मैंने 2% डिस्काउंट ना लिया फॉर द नेक्स्ट 10 डेज तो हाउ मच इट वुड कॉस्ट मी। अगर मैं 30th डे पे करता हूँ तो हाउ मच इट वुड कॉस्ट मी, और क्या अगर मैं डिस्काउंट अवेल करके क्या ऐसा है कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है उससे कम होती है, इफ वेदर आई शुड अवेल दिस डिस्काउंट और नॉट। सप्लायर ने आपको ये क्रेडिट टर्म ऑफर इसलिए की है ताकि आप जल्दी पेमेंट करें, दैट इज एन इंसेंटिव। और जो कस्टमर साइड है उसको भी एडवांटेज होने वाला है बिकॉज दे आर अवेलिंग दिस डिस्काउंट एंड दे आर सेविंग ऑन दी कॉस्ट। लेकिन उससे पहले आपने उसकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कैलकुलेट करनी है बिफोर यू गो फॉर दिस क्रेडिट टर्म। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द ट्रेड फाइनेंस एंड ट्रेड फाइनेंस। बात थोड़ी सी दूर निकल गई है, मैं आपको एक पैरा पढ़ के सुना रही थी, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट।
So because MNCs have access to the additional sources of fund, their short-term financing are more complex than those of other companies. अच्छा, अब मसला ये है, मसला नहीं बल्कि एडवांटेज ये है कि MNCs को, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को, दे हैव द एक्सेस टू द अदर फंड्स, अदर सोर्सेज ऑफ फंड्स, एंड देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ अदर कंपनीज. और उनके जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं, दे आर इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी कंपेयर these decisions or these things with some other with some other firm जिनके सेटअप्स जो हैं वो मल्टीनेशनल्स नहीं है. तो मल्टीनेशनल्स के जो सेटअप हैं, MNCs के जो सेटअप हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, दे आर इवन मोर कॉम्प्लेक्स. Financial managers must understand the possible advantages and disadvantages of short-term financing with foreign currencies so that they make the short-term financing decision that maximize the value of MNC. Throughout this text and in this course, we have been talking about the maximization of the value of the MNC. Value maximization की बात करते हैं शुरू से, पहले लेक्चर से लेके till the last one. We want, हमारा जो emphasis है as a financial manager, that was to maximize the value of the MNC. हम short term financing decisions अपने वो करने जा रहे हैं, वो करना चाहते हैं, that is going to maximize the value of our shareholders. And financial managers must understand कि हम अगर short term financing की, जैसे कि मैंने आपको ये trade financing की example से समझाया कि क्या 2% लेने का डिस्काउंट उसको फायदा है नहीं है, क्या उसको इस तरफ जाना चाहिए, क्या उसको फुल पेमेंट करनी चाहिए 30th डे पे. अगेन यू हैव टू डू द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को सामने रखते हुए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस. मूविंग ऑन. So the chapter objectives are briefly explained to you, but more systematically in this slide you can see to explain why MNCs consider foreign financing. हम foreign financing क्यों consider करें जबकि हमारे पास locally भी हमारे पास financing available होगी और हमारे पास दो choices हैं, whether we are going to finance short term वाला with the foreign financing या domestic से, किस जगह से लें, कहाँ से लें, हमारे पास choice भी open है. To explain how MNCs determine whether to use foreign financing and to illustrate the possible benefits of financing with portfolios of currencies. Now the sources of short-term financing. Euro notes are unsecured debt securities with typical maturities of 1, 3 or 6 months. They are underwritten by commercial banks. अच्छा, basically जो euro notes हैं, these are the sources of short-term financing. और these are the examples and these are the unsecured debt. Unsecured debt का मतलब है कि जिस debt के back के ऊपर कुछ नहीं है. Like अगर if you default, there is no guarantee, there is no collateral behind that. That is called the unsecured debt. Unsecured debt का मतलब है कि अगर आप default करते हो तो there is no backing. अगर बैंक default करता है तो there is no backing. Euro note बैंक ने issue किया, अगर बैंक default करता है there is no backing from the, अगर customer default करता है there is no backing from the customer. देखें, एक होते हैं secured loans, एक होते हैं unsecured loans. Unsecured loans वो होंगे जिनकी बैक के ऊपर कुछ नहीं है. सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज वो होंगी जिनकी बैकिंग के ऊपर कुछ है. अब बैक से मतलब क्या है? बैक से मतलब ये है कि देयर माइट बी सर्टेन कोलेटरल और सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी बिहाइंड दैट और सम करेंसी वैल्यू बिहाइंड दैट. अगर डिफॉल्ट करता है कस्टमर तो ही हैज टू पे दैट ऑफ. जैसे छोटी सी एग्जांपल दूं आपको मैं, जैसे एज एन इंडिविजुअल इफ यू हैव टेकन अ लोन, अगर आपने एक लोन लिया और आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो आपका जो लोन था उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये थी कि आपका जो घर है ना वो उसके कोलेटरल में रखवाया हुआ था आपने और वो प्लेज हो जाएगा. आपने उसको जो बैंक के पास उसके आपने पेपर्स रखवाए हुए थे, इसका मतलब है कि वो लोन उसकी बैकिंग थी. सच काइंड ऑफ लोन इज कॉल्ड मोर्टगेज लोन. ठीक है ना. मोर्टगेज लोन इज दैट काइंड ऑफ अ लोन जिसके ऊपर आपने, जिसकी बैकिंग के ऊपर कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या इमूवेबल चीज रखवाई हुई है. ठीक है ना. तो इस तरह के लोन के ऊपर बैकिंग है, ये दिस इज कॉल्ड दी सिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड का मतलब ये है कि कोई गारंटी है पीछे, कोई कोलेटरल है पीछे, कोई ऐसी चीज है जिसके बदले में आपने वो लोन लिया हुआ है. ठीक है ना. जैसे गोल्ड के अगेंस्ट आप लोन ले लें या अपने अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट लोन ले लें, नंबर ऑफ थिंग्स. आपके पास जो डिपॉजिट्स हैं उनके अगेंस्ट लोन्स ले लें, या आपके पास कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं उसके लोन ले लें. फिर बैंक की कुछ परसेंटेजेस होती हैं. लेट्स से आपके पास सेविंग सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं ऑफ वर्थ ऑफ लेट्स से 5 मिलियन. 5 मिलियन का वो 75% लोन आपको दे देंगे बैंक वाले. There are general policies of the financial institutions. They want to extend you loans and they want to give you the opportunities. जिसके बैक के ऊपर कुछ हो उसको हम कहते हैं सिक्योर्ड डेट. जिसकी बैक पे कुछ ना हो, they are the unsecured.
यूरो नोट्स आर दी अनसिक्योर्ड डेट्स. तो euro notes, one method increasingly used in recent years is the issuing of the euro notes or the unsecured debt securities. The interest rates on these notes are based on LIBOR, the London Interbank offered rate, the interest rate Eurobank charges on the interbank loans. Euro notes typically have maturities of 1, 3 or 6 months. सो यूरो नोट्स की मेच्योरिटीज़ भी हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इनकी जो मेच्योरिटी है वो आपको नजर आ रही है, दैट इज अप टिल 1 ईयर. विद इन 1 ईयर इनकी मेच्योरिटीज होती हैं, 1 मंथ, 3 मंथ और मैक्सिमम 6 मंथ्स. सो सम एमएनसीज कंटिन्यू रोल देम ओवर एज अ फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट टर्म फाइनेंसिंग. अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, आप इसको कंटिन्यूसली रोल ऑन कर लें. रोल ऑन करने से मतलब है कि जब 1 महीना खत्म हो उसको दोबारा रिन्यू कर लें एंड देन मूव ऑन. उसके बाद फिर दोबारा जब वो 2nd मंथ खत्म हो तो 3rd मंथ के अंदर मूव ऑन कर लें. इसी तरह जो 3 मंथ्स वाला आपने मेच्योरिटी वाला यूरो नोट लिया हुआ है, जब 3 मंथ्स खत्म हो जाए उसको रोल ऑन कर दें फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स. मतलब ये कॉन्टिन्यूएशन बेसिस में चला जाता है, तो इट बिकम्स द फॉर्म ऑफ सम इंटरमीडिएट काइंड ऑफ अ लोन. मेरी बात समझे आप? एम आई फास्ट? ज्यादा तेज तो नहीं मैं बोल रही, मैं रिपीट करती हूँ. ये देखें, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ्स, ये यूरो नोट्स की डिफरेंट मेच्योरिटीज हैं. यूरो नोट्स कैन बी फॉर 1 मंथ, यूरो नोट कैन बी फॉर 3 मंथ एंड यूरो नोट कैन बी फॉर 6 मंथ्स. अगर 1 मंथ का होगा तो जब 1 महीना खत्म होगा तो देन यू आर गोइंग टू रीन्यू इट फॉर द नेक्स्ट मंथ. ठीक हो गया ना? तो वो फिर शॉर्ट टर्म तो ना रहा, वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट उसमें चला गया. 1 मंथ दोबारा खत्म हुआ, फिर 1 मंथ अंटिल इट बिकम्स 12, 13, 14, 15 मंथ्स. 1 साल से भी ज्यादा हो गया. Though it was a short-term financing, but it ended up into the intermediary range of kind of a loan. So commercial banks underwrite the notes for MNCs, and some commercial banks purchase them for their own investment portfolios. अच्छा जी, so they are basically underwritten by the commercial bank, and underwriting procedure मैंने आपको समझाया था. That is basically the what the commercial banks they do for the first time जब आपने अब सिक्योरिटीज को इशू करना होता है. देन इज एमएनसीज में आल्सो इशू यूरो कमर्शियल पेपर्स टू ऑब्टेन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. सेकंड मेथड इज अबाउट द यूरो कमर्शियल पेपर्स. सो एमएनसीज में आल्सो इशू यूरो कमर्शियल पेपर्स टू ऑब्टेन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. अब इसमें क्या होता है, इन एडिशन टू द यूरो नोट्स एमएनसीज आल्सो इशू यूरो कमर्शियल पेपर्स टू ऑब्टेन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. डीलर्स इशू दिस पेपर फॉर एमएनसीज विदाउट द बैकिंग ऑफ द अंडरराइटिंग सिंडिकेट. अच्छा, अब मजे की बात यह है कि डीलर्स इसको इशू करेंगे फॉर द एमएनसी और उसकी बैकिंग के ऊपर भी कुछ नहीं है. अगेन दे आर द अनसिक्योर्ड, सो अ सेलिंग प्राइस इज नॉट गारंटीड टू द इशूअर्स. इसलिए सेलिंग प्राइस जो हम बेच रहे हैं वो इशूअर के लिए उसकी कोई गारंटी नहीं है. मेच्योरिटीज कैन बी टेलर टू द इशूअर्स प्रेफरेंस. अब ये थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं यूरो नोट से. यूरो नोट्स में तो हमने स्ट्रिक्ट कह दिया कि अदर यू कैन टेक फॉर 1 मंथ, फॉर 3 मंथ्स और फॉर 9 मंथ्स. लेकिन यूरो कमर्शियल पेपर्स में हमारे पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इशूअर की मर्जी के मुताबिक हम उसकी जो है ना मेच्योरिटी को एडजस्ट कर सकते हैं. सो मेच्योरिटी ऑफ यूरो कमर्शियल पेपर इट डिपेंड्स ऑन द इशूअर्स will or the issuer's own preference, what does he want to have. Dealers make a secondary market by offering to repurchase your commercial paper before maturity. So MNCs utilize direct Eurobank loans to maintain a relationship with the Eurobank too. अच्छा, एक जो तीसरा तरीका है that is the Eurobank loan. अब उसमें क्या होता है? These are the direct loans from the Eurobanks which are typically utilized to maintain a relationship with the Eurobank. Another short-term financing method. If other sources of short-term funds become unavailable, MNCs rely more heavily on direct loans from Euro banks. Most MNCs maintain credit arrangements with various banks around the world. Some MNCs have credit arrangements with more than 100 foreign and domestic banks. तो ये MNCs की अपनी credit arrangements हैं कि वो कितने बैंक्स के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने रिलेशनशिप्स को रखना चाहती हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने 3 तरीके पढ़े और सोर्सेज पढ़ी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की. आप बताएंगे मुझे? जी आप बताएं. वेरी गुड. नंबर 1 यूरो नोट्स, नंबर 2 यूरो कमर्शियल पेपर्स, एंड नंबर 3 इज यूरो बैंक लोन्स. So these are the 3 different types of or the sources of short term financing which are available for the MNC. और हमने ये देखा कि यूरो
कमर्शियल पेपर्स जो हैं दे हैड दी फ्लेक्सिबिलिटी टू हैव सम एडजस्टमेंट्स tailored to the customer's needs. So moving on, internal financing by MNCs. Before an MNC's parent or subsidiary searches for outside funding, it should determine if any internal funds are available. अच्छा, हमेशा पहले बाहर जाने से पहले हमेशा आप अपने घर की तरफ सबसे पहले देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसी अवेलेबल ऑप्शन है कि हम अपनी इस जरूरत को खुद से पूरा कर सकें. इफ नॉट देन यू विल गो आउटसाइड. बिल्कुल ऐसे ही जैसे घर में अगर कभी कोई फंक्शन अरेंज करना पड़ जाता है या घर में एकदम से कोई अचानक जरूरत पड़ जाती है, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपके घर पे क्या पड़ा हुआ है. व्हाट आर द सेविंग्स विच आर देयर विद यू, एंड इफ नॉट देन व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज. उसके बाद आप मूव आउट करते हैं. फिर उसमें आप पॉसिबल ऑप्शंस देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवांटेजियस है, आपके लिए इसमें क्या बेनिफिशियल है उसमें अरेंजमेंट, और कौन सा आपको सूट करता है. ठीक है ना. तो इंटरनल फाइनेंसिंग इज जस्ट लाइक दैट. MNC has to look at कि what are the different sources of internal financing for the MNC. क्या MNC के पास खुद से अपने पास अंदर इतना कोई अमाउंट या कोई कैश फ्लो पड़ा हुआ है जिससे वो अपने किसी बिजनेस ऑपरेशन को या अपनी किसी नीड को मीट कर सके. सो बिफोर एन MNC's पेरेंट और सब्सिडरी, चाहे वो पेरेंट हो या सब्सिडरी हो, तो सबसे पहले ये देखेगा कि इंटरनल फाइनेंसिंग की कोई ऑप्शन हमारे पास है या नहीं है. इफ नॉट देन दे आर गोइंग टू मूव आउटसाइड. So they are going to search for the outside funding. It should determine if any internal funds are available. Parents of MNC may also raise funds by increasing their markups on the suppliers that they send to their subsidiaries. अच्छा, जो पेरेंट्स हैं वो ये भी कर सकते हैं. They may also raise funds by increasing their markups on the suppliers. सप्लायर के ऊपर जो मार्कअप लगाया हुआ है उसको आप इनहेंस कर दें, बढ़ा दें. That is another way. तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ. द कैनेडियन सब्सिडरी ऑफ श्रीवीपोर्ट इनकॉर्पोरेशन हैज एक्सपीरियंस्ड स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स एंड इन्वेस्टेड अ पोर्शन ऑफ अर्निंग्स लोकली इन मनी मार्केट सिक्योरिटीज. अच्छा, अब इनकी कैश पोजीशंस बड़ी अच्छी थी, तो जो कैनेडियन सब्सिडरी थी श्रीवीपोर्ट की, उन्होंने ये किया कि दे हैव एक्सपीरियंस्ड स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स एंड इन्वेस्टेड अ पोर्शन ऑफ अर्निंग्स लोकली इन दी मनी मार्केट सिक्योरिटीज. उन्होंने ये सोचा कि हम कुछ मनी मार्केट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं. व्हाट इज द मनी मार्केट, व्हाट इज द कैपिटल मार्केट, बाय द वे आपको पता है? यस, मनी मार्केट इज फॉर द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट इज फॉर द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. कैपिटल मार्केट की जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या हो सकती है? वेरी गुड, स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जांपल ऑफ द कैपिटल मार्केट. तो मनी मार्केट इज फॉर द शॉर्ट टर्म. अच्छा जी, meanwhile, Shreveport Mexican subsidiary has generated lower earning recently but need funding to support expansions. अब दूसरी तरफ एक साइड पे तो ये जो कैनेडियन सब्सिडरी है उसके पास अर्निंग्स कुछ ज्यादा हो गई हैं, उसने मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया. लेकिन दूसरी तरफ इसी की एक सब्सिडरी मैक्सिको में काम कर रही है विच इज शॉर्ट ऑफ फंड्स and they need to have funds for the expansion purpose. The US parent of Shreveport can instruct the Canadian subsidiary to loan some of its excess funds to the Mexican subsidiary. अब जो US parent है वो श्रेवर जो कैनेडियन में है, कनाडा में बेस्ड है, उसको वो ये कह सकता है कि आप अपना कुछ फाइनेंसिंग जो फंड है वो ट्रांसफर कर दें टू दी मैक्सिकन, जहाँ पे जिनको एक्सपेंशन के लिए चाहिए था. अच्छा, ये एग्जांपल आपको कैसी लगी? ये बिल्कुल ऐसी बात है स्टूडेंट्स, जैसे आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में बैठे हैं एंड यू आर रिजाइडिंग इन अमेरिका एंड वन ऑफ योर ब्रदर इज लिविंग इन कनाडा. परहैप्स जो आपका कनाडा में ब्रदर रहता है उसको थोड़ी सी जो है ना वो फंडिंग का इशू है, और आप बड़े सेटल्ड हैं, आपके पास पैसे भी बहुत हैं. आपके पेरेंट आपको कहेंगे उसको जाके फाइनेंस करो. दिस इज जस्ट लाइक दैट. आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट. योर parent organization Shreveport is instructing the subsidiary which is a Canadian based, उसको कह रही कि मैक्सिको वाला जो आपका सब्सिडरी है they need funding, तो आप अपना उसको कुछ फंड ट्रांसफर कर दें जो एक्सेस फंड है. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो कैनेडियन वाला है उसके पास एक्सेस फंड है और उसने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट भी किया हुआ है. This process is especially feasible during periods when cost of obtaining funds in the parent home country is relatively high. जब पेरेंट की भी सिचुएशन ऐसी है
कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो काफ़ी हाई है वहाँ पे, तो उस सूरत में पेरेंट भी ये चाहेगा कि हम इनको थोड़ा सपोर्ट कर दें और उनको फंड कर दें. पेरेंट्स ऑफ MNCs कैन ऑल्सो अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फ्रॉम देयर सब्सिडरीज बाय इंक्रीजिंग द मार्कअप ऑन देयर सप्लायर्स दे सेंड टू द सब्सिडरी. और एक और ये कि वो अपने सप्लायर के ऊपर मार्कअप्स को बढ़ा दें. इस सूरत में भी वो किसी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंटरनल वे ऑफ फाइनेंसिंग बाय द MNC. अब ये एक MNC का इंटरनल वे ऑफ फाइनेंसिंग है, ये उसका एक अपना तरीकाकार है कि उसने अपने एक सब्सिडरी के जो एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ फंड्स हैं वो किसी दूसरे सब्सिडरी को आपने ट्रांसफर कर दिए या इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप उनको दे दें. एंड स्पेशली व्हेन द पेरेंट इज नॉट एबल टू फाइनेंस. आपके पेरेंट्स जो पाकिस्तान में बैठे हैं, परहैप्स दे आर नॉट एबल टू फाइनेंस यू व्हाइल यू आर स्टडीइंग इन कनाडा, लेकिन आपका एक जो भाई अमेरिका में रहता है, ही इज वेल सेटल्ड एंड ही हैज द एक्सेस ऑफ फंड्स. Your parent can instruct the brother who is living in America to finance you because you live in Canada. Got my point? This is just like that. You are two subsidiary and your parent is residing in Pakistan. I'm sure you have understood it because this example is pretty relevant. मैं आपको हमेशा ये example देती रही. MNC parent is just like a parent and subsidiary is just like the child. ठीक है ना? Subsidiary is just like a child. क्योंकि पेरेंट कई दफा उसको फाइनेंस भी कर रहा होता है. इफ नॉट फाइनेंसिंग, इवन द इंस्ट्रक्शंस या जो फिलॉसफी और जो कल्चर है वो पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रहा है. सो दैट इज हाउ इट मेक्स इट. आगे चलते हैं. वाई MNCs कंसिडर फॉरेन फाइनेंसिंग. अब MNCs को क्या जरूरत पड़ी है कि वो फॉरेन फाइनेंसिंग की तरफ जाएं? एनी आइडिया? कैन यू थिंक अबाउट वाई MNCs दे कंसिडर फॉरेन फाइनेंसिंग? An MNC may finance in the foreign currency to offset a net receivable position in that foreign currency. अच्छा, जब हम मल्टीनेशनल फर्म्स की बात करते हैं तो हमें जो सबसे बड़ी मुश्किल है और बहुत बड़ा एडवांटेज भी वो ये है कि वी आर डीलिंग विद द फॉरेन फाइनेंसिंग और वी आर डीलिंग विद द फॉरेन करेंसी. अब जो फॉरेन करेंसी से हम डील कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो हमने रिसीवेबल्स करने हैं वो किसी एक खास करेंसी में करने होंगे, तो हम अपने MNC को उसी करेंसी में अगर फाइनेंस कर लें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? ज्यादा अच्छा ना, ताकि हम जो एक्सचेंज रेट लॉस है अमंग द टू करेंसीज व्हिच माइट अकर, हम उससे बच सकें. ओके, रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन MNC पेरेंट और सब्सिडरी डिसाइड्स टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फ्रॉम सब्सिडरीज और फ्रॉम सम अदर सोर्स, इट मस्ट आल्सो डिसाइड विच करेंसी टू बोरो. उसको ये भी डिसाइड करना है कि कौन सी करेंसी बोरो करनी है. क्या उसने रिसीवेबल्स लेने हैं, उसकी नेट पोजीशन के लिए उसको रिसीवेबल्स की जो करेंसी है उसमें फाइनेंस करना है, उसमें बोरो करे या किसी और करेंसी में बोरो करे. इवन इफ इट नीड्स इट्स होम करेंसी इट मे प्रेफर टू बोरो फॉरेन करेंसी. अगर इवन उसको होम करेंसी भी चाहिए होगी तो तब भी वो फॉरेन करेंसी बोरो करेगी. वाई? द रीजंस फॉर दिस रेफरेंस फॉलोज. An MNC may consider borrowing foreign currencies when the interest rates on such currencies are attractive so as to reduce financing cost. कई दफा ये होता है कि जो आपको होम कंट्री लोनिंग फैसिलिटी दे रही है, कई दफा वो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है एज कम्पेयर टू अगर आप किसी और करेंसी में ले लें बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस. लेट्स से अगर हम किसी दूसरी करेंसी में बोरो करें तो हमें जो उस पर्टिकुलर कंट्री का इंटरेस्ट रेट है हमें वो पे करना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो एडवांटेजियस हो हमारे लिए टू पे ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट. सो MNC मे ऑल्सो consider borrowing foreign currencies when the interest rates on such currencies are attractive so as to reduce financing cost. इस तरह से हमारी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो काफी हद तक बच जाती है. राइट, यहाँ देखिए these are the short term interest rates जैसे कि आपको नजर आ रहा है ऑन द ग्राफ. एक्स एक्सिस के ऊपर वी हैव डिफरेंट कंट्रीज, वी हैव जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, UK, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव द इंटरेस्ट रेट्स. जापान के अंदर जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, दैट इज लेस देन 1%, परहैप्स 0.2 और 0.3%. यूनाइटेड स्टेट्स में इट्स अबाउट 1.2 और 3. सिमिलरली जर्मनी 1.8, यूनाइटेड किंगडम ऑलमोस्ट 4, then Brazil 4.5 and then Australia 5.5 almost. तो हम ऐसे मुल्क से किस तरह कौन से मुल्क से लोन लेना पसंद करेंगे आप? ये आपके पास इंटरेस्ट रेट्स की एक स्टोरी सामने नजर आ रही है. शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर गिवन टू यू
किस कंट्री से आप लोन लेना चाहेंगे? डेफिनेटली आप उस कंट्री से फॉरेन फाइनेंसिंग करना चाहेंगे जहां पे आपके इंटरेस्ट रेट सबसे लोएस्ट हैं, और जो हमें यहाँ नजर आ रहा है वो जापान एंड यूके, यूएस। जापान एंड यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, तो वी वुड प्रेफर टू अवेल द लोनिंग फैसिलिटी फ्रॉम दीज टू कंट्रीज। वाई? क्योंकि वी विल एंड अप पेइंग लोअर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। आपको समझ आ रहा होगा। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स की स्टोरी या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिफरेंट कंट्रीज दे आर एक्सपोज टू द डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स। अब उसमें हम चूज वो करेंगे जहां पे हमारे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स कम है। जाहिर है कि हम अपनी बोरोड मनी पे या अमाउंट ऑफ लोन पे कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट देना चाहते हैं, या हम उनको कम हम यही चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो एट इट्स मिनिमम रहे। तो हमारी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग उस वक्त एट इट्स मिनिमम रहेगी जब हम वो कंट्री ऑप्ट करेंगे जहां पे इंटरेस्ट रेट सबसे कम होगा। सो इस केस के अंदर जापान और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे, जैसे 0.2, 0.3 फॉर जापान, एंड फॉर यूएस इट इज ऑलमोस्ट 1.2 और 1.23। So this is about the short term interest rates. एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। How Avon used foreign financing during Asian crisis. आपको पता है स्टूडेंट्स के एक एशियन क्राइसिस आया था 1997-1998 में, जिसमें करेंसीज जो है वो बुरी तरह से डिवैल्यू हुई थी, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो एशियन स्टॉक मार्केट थी वो बुरी तरह से सफर हुई थी। उसी रेफरेंस से एवॉन ने उसको क्या किया था। During the Asian crisis in 1997 and 1998, many MNCs with Asian subsidiaries were adversely affected by the weakening of Asian currencies against the dollar. जैसे कि आपको पता है एशियन क्राइसिस में जो एशियन करेंसीज थी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट हुई थी अगेंस्ट द डॉलर करेंसी। Avon Products Incorporation used various methods to reduce its economic exposure to the weak Asian currencies. अब उसने different methods use किए to reduce its exposure to the weak Asian currencies. Given that Avon had more cash inflows than the outflows in Asian currencies, it used strategies that reduced the excess of cash inflows denominated in those currencies. Repeat करती हूँ. Given that Avon had more cash inflows than the outflows in the Asian currencies, उनके cash inflows ज़्यादा थे Asian currencies के as compared to the outflows. It used strategies that reduced the excess of cash flows. उसने ऐसी स्ट्रेटजीज यूज की विच रिड्यूस द एक्सेस ऑफ कैश इनफ्लोज डिनोमिनेटेड इन अदर करेंसीज। जो उनके कैश इनफ्लोज आ रहे थे उन्होंने ये कोशिश की कि वो हमारे कम से कम दूसरी करेंसीज में आए। वाई? क्योंकि दूसरी करेंसीज जो है वो बुरी तरह से डिप्रिशिएट हो रही थी अगेंस्ट दी डॉलर करेंसी। फर्स्ट इट परचेज मोर मटेरियल्स लोकली। उन्होंने 2-3 स्ट्रेटजीज की। पहला ये कि उन्होंने ज्यादा मटेरियल जो है वो लोकली परचेज करना शुरू कर दिया। सेकेंडली इट बोरोड फंड लोकली टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस, और उन्होंने जो फंड है वो भी बारो करना शुरू किया लोकल ऑपरेशन से ही, क्योंकि करेंसीज का जो पैटर्न था दैट वाज वीकनिंग अगेंस्ट द डॉलर करेंसी, सो दैट इट कुड यूज सम ऑफ इट्स कैश इनफ्लोज इन एशियन करेंसीज टू रीपे द डेट, ताकि जो उनके पास अमाउंट आए, कैश इनफ्लो आए, वो किसी हद तक जो डेट्स हैं उनको पे ऑफ करने के काम आ सके। ये मैंने आपको पहले भी स्ट्रेटेजी बताई थी कि उसी अगर करेंसी का जो है ना पैटर्न वो डिप्रिशिएटिंग साइड पे है तो आप लोकली फाइनेंस कर लें, ताकि जब जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो आप उसी से उनके डेट्स को ऑफसेट कर दें। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। थर्ड, इट हायर्ड मोर लोकल सेल्स पीपल। पहला काम ये किया कि इट परचेज्ड मटेरियल लोकली, दूसरा काम किया कि बोरोड लोकली, और तीसरा काम किया कि हायर्ड लोकली। ठीक है ना, सारी चीजें उन्होंने लोकल अरेंजमेंट्स के ऊपर करनी शुरू कर दी ताकि वो उसी करेंसी में डील करें और उसी करेंसी में उनको पे ऑफ कर दें, rather than relying on marketing from the US to help sell its product locally. Fourth, it began to remit its earning more frequently so that excess cash flows denominated in Asian currencies would not accumulate. और साथ साथ उन्होंने जो कैश इनफ्लो आता जाता था वो रेमिट बैक करते गए ताकि ज्यादा अरसा वो वहां पे ना पड़ा रहे अब उस पर्टिकुलर होस्ट कंट्री में, बिकॉज that currency was being adversely affected by the exchange rate movements. So Avon ने बड़ी अच्छी strategies use की। Number 1 repeat करती हूँ। First, purchase local material. Number 2, borrowed local fund. Number 3, hired local sales people. And fourth, remitted its earning more frequently so that जो उसके cash flows हैं in Asian currencies would not accumulate.
अच्छा जी, एक और एग्जांपल विच इज रिलेटेड विद द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो आपको स्लाइड नजर आ रही है. Salim Incorporation is a US firm that needs dollars to expand its US operations. Assume that the dollar financing rate is 9% while the Japanese yen financing rate is 4%. Salim can borrow Japanese yen and immediately convert those yens to dollar for use. When the loan repayment is due, Salim will need to obtain Japanese yen to pay off the loan. If the value of Japanese yen in terms of US dollar has not changed since the time Salim obtained the loan, it will pay 4% on that loan. ठीक है, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया in order to get the advantage of the change in the interest rate of the two currencies. अच्छा जी. Now moving on, determining the effective financing rate. अच्छा students, before we move on, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती जाऊँ. There are two kinds of rates. एक है nominal rate which the bank quotes, जो quoted rate होता है, और एक आपका effective annual rate होता है. Effective rate वो होता है जो आप based on the compounding और based on the certain other changes जैसे exchange rate difference को accommodate करने के बाद जो आपका रेट कैलकुलेट होगा या निकलेगा उसको हम कहेंगे इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के हवाले से इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट वो होगा जो कि एक्चुअली आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक, सपोज यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, आपको क्रेडिट कार्ड आप होल्डर हैं और आपका बैंक आपको ये कहता है कि दे आर चार्जिंग यू 9.6%. दिस इज द रेट विच द बैंक कोट्स यू. दिस इज द नॉमिनल रेट और दिस इज द कोटेड रेट. लेकिन स्टूडेंट्स ये 9% जो है ये 9% नहीं है एक्चुअली, बिकॉज देर इज कंपाउंडिंग दैट इज बीइंग डन ऑन दैट. इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, दैट इज परहैप्स दैट इज गोइंग टू बी चार्ज ऑन मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर है या डेली बेसिस के ऊपर है, आपको नहीं पता. जब ये सारे कंपाउंडिंग के जो इफेक्ट्स हैं इसके अंदर आप इनकॉर्पोरेट करके जो रेट निकालेंगे दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द इफेक्टिव एनुअल रेट. समझ आ रहा है? तो क्रेडिट कार्ड पे जो आपको बैंक कोट करता है दैट इज नॉट द रियल इंटरेस्ट रेट, दैट इज द कोटेड इंटरेस्ट रेट. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज डिफरेंट विच इज द रियल वन, जो आप एक्चुअली चार्ज हो रहे थे. आप कहते हैं बैंक ने तो मुझे ये कहा था, लेकिन जब वो मुझे पैसे चार्ज करता है तो वो बहुत ज्यादा होते हैं. उसकी रीजन ये है कि दे डू अकोमोडेट द कंपाउंडिंग और द चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड लोन. तो स्टूडेंट्स आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि जो इफेक्टिव रेट होता है वो डिफरेंट है. अब नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन द इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट. द एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट्स ऑन द लोन and the movement in the value of the borrowed currency over the life of the loan. पहला तो इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन विच इज द कोटेड इंटरेस्ट रेट, नंबर 1. नंबर 2 इज द मूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ द borrowed currency ओवर द लाइफ ऑफ द लोन. जो करेंसी की वजह से जो उसके अंदर अमाउंट में चेंज आ रही है दैट इज द मूवमेंट इन द वैल्यू ऑफ द borrowed currency ओवर द लाइफ ऑफ द लोन. For example, at time t, number 1, borrow 1 million New Zealand dollar at 8% for 1 year. Exchange rate of New Zealand dollar is $0.50 per $1 and it converts to 500,000. ठीक है ना? उसका हाफ, 1 मिलियन का हाफ दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू $500,000. हमने न्यूजीलैंड डॉलर को कन्वर्ट किया इनटू डॉलर. 1 year later हैज टू पे बैक 1.08. अब क्या होगा? उस वक्त रेट क्या है? एक्सचेंज रेट इज 0.6. पहले 0.5 था, अब 0.6 है. आप कन्वर्ट करें इट कम्स टू $6,48,000. देखें पहले रेट भी कम था, 0.5 था, रेट भी ज्यादा हो गया और आपने पे बैक करना है इतना 1 मिलियन से एक्स्ट्रा. सो अब जो रेट है वो भी ज्यादा है और अब जब आपने उसको कन्वर्ट किया तो इट मेक्स मोर डॉलर एज कम्पेयर टू व्हाट इट हैज मेड प्रीवियसली. सो व्हाट इज द इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट? इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट क्या है इस सूरत में फॉर कन्वर्टिंग 500,000 टू 648,000? दिस इज 648K minus 500 divided by 500. Percentage change. This is the percentage change. This is called the percentage change difference. तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटर अपना उठाएं. 648 माइनस 000 को आप हटा दें. K लिख दिया आपने, एक ही बात है. माइनस या 000 भी लिखने कोई मसला नहीं. 500 K stands for 1000. 148 divided by 500 it makes 0.29 multiplied by 100 that makes
that makes 29.6. So 29.6% is the effective financing rate जो हमने कैलकुलेट किया परसेंटेज चेंज से. परसेंटेज चेंज क्या है कि पहले हमें डॉलर चाहिए थे 500,000, अब जब हमने कन्वर्ट किया तो हमें चाहिए 648. 648 से परसेंटेज चेंज डिफरेंस देख लें विद 500 विच इज द फार्मूला इनिशियल वैल्यू final value minus the initial value divided by the initial value. This 648 is the final value. ये percentage change का formula final value minus the initial value divided by initial value. This is equal to 29.6%. So this is the effective financing rate. So here is the formula. The effective financing rate RF can be written as 1 plus IF bracket 1 plus EF bracket minus 1, where IF is the foreign currency interest rate, EF is the percentage change in the foreign currencies spot rate. और वो क्या है? That is the final value minus the initial value. This is the final value minus the initial value. T plus 1 का मतलब है टाइम पीरियड हमने ऐड कर लिया. फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय द इनिशियल वैल्यू. अच्छा ये स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करेंगे. Assuming that the quoted interest rate for the New Zealand dollar is 8% and that the New Zealand dollar depreciates from $0.50 on the day the funds were borrowed to $0.45. ये आपका जो न्यूजीलैंड डॉलर है दैट हैज depreciated 0.50 to 0.45 on the day of loan repayment. On the day of loan repayment. What is the effective financing rate of a 1 year loan from Dearborn's viewpoint. अच्छा जी, अब इसका जो आंसर है दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय फर्स्ट कंप्यूटिंग. ये जो आपके बोरोड करेंसीज के जो रेट्स हैं ना, न्यूजीलैंड डॉलर की जो डेप्रिसिएशन है उसका परसेंटेज चेंज आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, उसका परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज गोइंग टू बी परसेंटेज चेंज. आप लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन द न्यूजीलैंड डॉलर्स वैल्यू is equal to 0.45
minus 0.50 divided by 0.5. This has become equal to minus 10%. कैलकुलेट करके देखते हैं. माइनस है ना, पहली वैल्यू छोटी है. माइनस 0.45 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट मेक्स माइनस 10%. ठीक है. नेक्स्ट, द कोटेड इंटरेस्ट रेट कितना है? दिस इज द सॉल्यूशन. जो कोटेड इंटरेस्ट रेट है दैट इज इक्वल टू 8%. ये लिखा हुआ है. द कोटेड इंटरेस्ट रेट फॉर द न्यूजीलैंड डॉलर इज 8%. अच्छा जी, ये हो गया. और दिस इज द परसेंटेज चेंज इन द न्यूजीलैंड डॉलर वैल्यू. अब हम इसको फार्मूला में इंसर्ट करेंगे. फार्मूला आपका है, ये आपका फार्मूला, RF इज इक्वल टू 1 प्लस IF प्लस 1 प्लस EF माइनस 1. RF इज इक्वल टू 1 प्लस IF 1 प्लस EF माइनस 1. ठीक है ना. ये आपका कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है. 1 प्लस IF इज दी कोटेड इंटरेस्ट रेट. आप इसको लिखेंगे 0.08. ठीक है, ब्रैकेट में कर लें इसको. 1 प्लस EF इज दिस मच परसेंटेज चेंज वाला, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.10 माइनस 10% और माइनस 1. ये आपके पास आ गया. ये हो गया ना. अब क्या होगा? 1.08, ये आपका आएगा 1 प्लस माइनस 0.1, दिस इज 1 माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 0.9. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.9. 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1, that is equal to 0.9. 1 माइनस 0.1, 0.9, ये आ गया माइनस 1. ठीक है. अब आप इसको सॉल्व कर लें. दिस इज इक्वल टू माइनस 0.028. आप कहेंगे इसको माइनस 2.8%. सो RF इज इक्वल टू माइनस 2.8%. दिस इज द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग. ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो फॉर फाइनेंसिंग दी 1 ईयर लोन. दिस इज द इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट. ठीक है ना. कोटेड हमारा पे जो रेट था दैट वाज 8%. लेकिन आप स्टूडेंट्स देख लें कि इसके अंदर कितनी वेरिएशन है. वाई दिस इज सो? बिकॉज जो न्यूजीलैंड का डॉलर था दैट डिप्रिशिएटेड फ्रॉम 0.50 टू 0.45, डिप्रिशिएट हो गया. अब उस डिप्रिसिएशन को जब हमने एडजस्ट किया उसके अंदर, तो वी हैव कम टू नो कि हमारा जो इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट फॉर दिस 1 ईयर लोन है फ्रॉम दैट फर्म्स परस्पेक्टिव दैट इज इक्वल टू माइनस 2.8%. अब ये माइनस 2.8% से क्या मतलब है? अ नेगेटिव फाइनेंसिंग rate if indicates that the dearborn actually paid fewer dollars to repay the loan than it borrowed. जितने उसने बोरो किए थे उससे उसको हकीकत में कम पे करने पड़े. Such a result can occur if the New Zealand dollar depreciates substantially over the life of a loan. This does not mean that a loan will basically be free whenever the currency borrowed depreciates over the life of a loan. Nevertheless, depreciation of any amount will cause the effective financing rate to be lower than the quoted interest rate. जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा, quoted interest rate हमारा 8% था और हमारा जो effective rate आया है that is equal to minus 2.8%. The example provided so far suggests that when choosing which currency to borrow, a firm should consider the expected rate of appreciation or depreciation as well as the quoted interest rate of the foreign currency. तो आपने दो बातों का ध्यान रखना है. एक तो ये है कि quoted interest rates को आपने देखना है और दूसरा ये है कि आपने जिस करेंसी में बोरो किया है उसका एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन पैटर्न देखना है. सो दो चीजें जैसा कि फार्मूला में भी आपको नजर आ रहा है. एक चीज है आपका quoted interest rate which is important to you and which is of your concern, and the second one is the
the rate of appreciation or depreciation which is going to be determined by EF in the formula. तो आपने इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है whenever you are going to do this kind of foreign financing for your business. Now criteria considered for foreign financing, but before we move on, I would like to read you out the managing for value, a small case study about which is about the geo logistics financing and treasury decision by Geo Logistics. Geo Logistics is a US based MNC created in 1996, provides logistics services in technology, business equipments, aerospace and other industries. एक diversified किस्म का business है टेक्नोलॉजी का, जो कि बहुत सारी सर्विसेज अपनी डिफरेंट एरियाज के अंदर दे रहा है. एज इट एक्सपीरियंस सब्सटेंशियल ग्रोथ, इट एस्टैब्लिश सब्सिडरीज इन सेवरल कंट्रीज. जब उसका अच्छा एक्सपोजर हो गया, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया, उसने अपने रेवेन्यूज जनरेट करने शुरू किए, तो उसने एक्सपेंशन का प्लान बनाया और उसने बहुत सारे मुल्कों में अपनी सब्सिडरीज ओपन की. ईच सब्सिडरी इनिशियली यूज्ड लोकल बैंक्स फॉर इट्स फाइनेंसिंग नीड. पहले तो ये हुआ कि जो सब्सिडरीज थी उन्होंने लोकल बैंक्स को यूज किया फॉर फाइनेंसिंग इट्स बिजनेस, as it were separate from the rest of the MNC. Geo Logistics recognized that a centralized network could improve communication among the subsidiary. उनको ये फील हुआ कि अगर हमारा कोई सेंट्रलाइज्ड किस्म का नेटवर्क हो जाए तो वो शायद हमें ज्यादा हेल्प आउट कर सकेगा, शायद वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा. allowing them to work as a team to resolve their cash deficiencies, ताकि सभी जो कैश है वो एक जगह के ऊपर accumulate हो, so that we can handle the situation more appropriately, ताकि एक ही जगह से हमें सारी इंफॉर्मेशन भी मिल सके और हम इजीली डेफिशिएंसीज को भी ओवरकम कर सकें जो कैश की राइज हो सकते हैं. इट डिसाइडेड टू सेट अप अ सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी डिपार्टमेंट. इसलिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया और इन द कंट्री दैट वुड ऑफर फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट. और उन्होंने ऐसे मुल्क में उसको रखा जहाँ पे उनको टैक्स ट्रीटमेंट भी अच्छा मिले और लिमिटेड रेगुलेशंस हों, एंड लोकल बैंक्स दैट वर फेमिलियर विद द सोफिस्टिकेटेड ट्रेजरी प्रैक्टिसेस. ताकि ऐसी जगह पे उन्होंने ये सोचा कि हम अपने कैश पोजीशन को एक जगह पे कंसंट्रेट करें और ऐसी जगह पे हम अपना ट्रेजरी डिपार्टमेंट बनाएं जिस मुल्क के अंदर टैक्सेस भी कम हो और जहाँ पे फेवरेबल इन्वायरमेंट हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रेगुलेशंस. So Geo Logistics selected Dublin, Ireland as its location and decided to outsource some of its treasury functions to a bank based there. और उन्होंने फिर ये सोचा कि हम वहाँ पे किसी बैंक के जिम्मेदारी लगाते हैं कि हमारा ट्रेजरी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करें. In particular, the bank is responsible for the firm's lending, foreign exchange and reporting. यूजुअली ऐसा होता है कि जो आपका पर्टिकुलर MNC का बैंक है वही उसकी रिपोर्टिंग के लिए, उसकी फर्म की लैंडिंग के लिए, फॉरेन एक्सचेंज के लिए एंड इवन दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए दे आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आपने अपनी LCs करवाना है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, पेमेंट्स करवानी है, रिसीट्स करानी है, वो आपका बैंक ही जिम्मेदार होता है उसके लिए. The bank established a netting system so that the only net payment owed by one subsidiary to another are made over a particular period. तो उन्होंने एक नेटिंग सर्विसेज का सिस्टम का एक वो एस्टेब्लिश किया जिसके अंदर उन्होंने ये कोशिश की कि जैसे जो नेट डिफरेंसेस हैं वो एक सब्सिडरी के दूसरे के अंदर हम ट्रांसफर कर सकें. दिस हैज रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट. इन एडिशन द बैंक एस्टैब्लिश अ नेटवर्क सो दैट ईच सब्सिडरीज कैश पोजीशन इज नोन. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कोशिश की कि हम अपने बैंक सब्सिडरीज की कैश पोजीशंस को इस तरह से रखें कि वो भी हमें नोन हो. कैसे? उन्होंने ऐसा नेटवर्क बनाया सो दैट ईच सब्सिडरीज कैश पोजीशन इज नोन. हर सब्सिडरी का कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का क्या डिफरेंस है और कैश पोजीशन क्या है, उस नेटिंग सिस्टम के जरिए उनको वह भी अवेलेबल था कि इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन है. इट इनेबल्स वन सब्सिडरी टू बोरो फ्रॉम अनदर दैट हैज कैश अवेलेबल. इस तरह से दे हैव enabled one subsidiary to borrow from another that has cash available. Geo Logistics adopted a policy of having the subsidiaries reduce their debt levels and use either other subsidiaries or the Dublin Bank for their financing. So उन्होंने एक पॉलिसी ये अडॉप्ट की for having the subsidiaries reduce their debt levels, कि उनकी subsidiaries के substantially जो उनके debt levels थे वो भी कम हो गए. They have used either other subsidiaries or the Dublin Bank for their financing. उन्होंने either subsidiaries को या फिर Dublin Bank को use किया for financing and these changes have reduced the firm's financing cost. और इस तरह से firm की financing cost भी कम होगी. They improved their liquidity and increased their value. So they worked on many things, जिसका result में क्या हुआ
कि द फर्म्स फाइनेंसिंग कॉस्ट भी कम हुई, उनकी लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी हो गई और उनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। आई एम श्योर यू हैव गॉट माई पॉइंट। बेसिकली दिस वाज अ स्टोरी ऑफ अ जियोलॉजिस्टिक्स, जिसने अपना एक नेटिंग सिस्टम बनाया, एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट बनाया, जिसके थ्रू उनको ये एडवांटेज हुआ कि दे वर एबल टू रिड्यूस द फर्म्स फाइनेंसिंग कॉस्ट, टू इम्प्रूव इट्स लिक्विडिटी एंड टू इंक्रीज इट्स वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे द क्राइटेरिया कंसिडर्ड फॉर फॉरेन फाइनेंसिंग। देयर आर वेरियस क्राइटेरिया एन एमएनसी मस्ट कंसिडर in its financing decisions, including number 1, interest rate parity, number 2, the forward rate as a forecast, and number 3 is the exchange rate forecast. So these are the three different criterias that MNC should consider, क्योंकि ये तीनों ही चीजें बहुत important हैं, imperative हैं from the point of view of financing decision. Number 1 is the interest rate parity. If the IRP holds foreign financing with the simultaneous hedge of that position in the forward market will result in the financing cost that are similar to those for the domestic financing. यानी अगर IR जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सिमिलर होंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो एक कंट्री से है ले रहे हैं वो दूसरे कंट्री के बराबर होगी। So the implications of IRP for financing is if the interest rate parity holds, then foreign financing उसका जो implication है वो ये बनता है कि foreign financing and a simultaneously hedge of that position in the forward market will result in the financing cost similar to those incurred in the domestic funding. Number 2, if the interest rate parity holds and the forward rate is the accurate forecast of the future spot rate, आपका जो future rate है, जो forward rate है, that is the exactly the approximately the accurate forecast of the future spot rate, then uncovered foreign financing will result in the financing costs similar to those incurred in the domestic financing. तो जो आपकी domestic financing की cost होगी वही आपकी foreign financing की cost होगी. Number 3, if the interest rate parity holds and the forward rate is expected to overestimate the future spot rate, that it uncovers that foreign financing is expected to result in lower financing cost than those incurred in the domestic financing cost. Which basically this is the differences in the interest rate of two different countries. So if the interest rate parity holds and the forward rate is expected to underestimate this spot rate, तो ये आपकी जो cost है वो high हो जाएगी financing cost. If it does not hold तो क्या होगा? Foreign financing with a simultaneously hedge of that position in the forward market results in higher financing cost and those incurred in the domestic financing. And last is, अगर if it does not hold, the forward premium is less than the interest rate differential, then the foreign financing with the simultaneous hedge of that position in the forward market resulted in the lower financing cost than those incurred in the domestic financing. So dear students, this was about the short term financing. हमने कुछ criteria पढ़े और हमने ये देखा कि ये किस तरह से they are going to affect your business, your multinational business. So students, this was all about today's lecture. I hope you have enjoyed it. हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के हवाले से बात की, बड़ी ही इंटरेस्टिंग हमने एक एग्जांपल डिस्कस की. वी कैलकुलेटेड द इफेक्टिव फाइनेंसिंग रेट ऑफ फॉरेन फाइनेंसिंग. फॉरेन फाइनेंसिंग का इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट थी. एक था हमारे लिए कोटेड रेट और दूसरा था हमारे लिए द चेंज, द परसेंटेज चेंज इन दी करेंसी जो अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होने जा रही है, which was denominated by EF, IF and EF. IF was the quoted and the EF was the percentage difference between the over a period of time for appreciation or for depreciation. तो हमने ये देखा कि हमारा जो effective financing cost है, that is going to be sometimes higher or sometimes lower as compared to what has been quoted to us from the bank. जो हमें बैंक कोट करता है वो उससे हायर या लोअर होगी बेस्ड ऑन दी करेंसीज एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन पैटर्न. तो आपने देखा कि हम कोई भी काम करें, चाहे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाएं, चाहे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाएं, हमारे लिए जो इम्पेरेटिव चीज है वो ये है कि वी वांट टू सेलिब्रेट दी डिफरेंसेस ऑफ द एक्सचेंज रेट जो कि दो कंट्रीज के दरमियान में प्रिवेल करते हैं, और हम उसी चीज का एडवांटेज लेते हुए वी आर गोइंग टू हैव दैट पर्टिकुलर lower financing cost and eventually the higher value of MNC, and that is the maximizing the value of the multinational firm, which is basically the goal of a firm.
Thank you very much students for your patience. See you next time. Allah Hafiz.